आला वर्ज है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर के सरकारी स्कूल का किया दौरा। अंग्रेजी तालीम की सहूलत के बारे में हासिल की तफसीलात। मदारिस के उमूर में उत्तर प्रदेश हुकूमत की मदाखिलत नामुनासिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कौमी सतह के मसाइल पर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। रियासत की मुतासरा खवातीन से मुलाकात का वज़ीर आला KCR के पास वक्त नहीं, लेकिन बिहार के दौरे के लिए वक्त है। बीजेपी रुकन राज्यसभा ने वज़ीर आला KCR पर की तनकीद। ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स बेनकाब, ड्रग पेडलर्स और सार्फिन ज़ेर हिरासत। 9 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। देखते हैं खबरों की तफसील। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने ड्रग्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स का पर्दाफाश करते हुए बैन रियासती ड्रग पेडलर्स के अलावा सारिफिन को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मीडिया को बताया कि डार्क वेब नामी ट्रैफिकिंग नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया और मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स जुमला मालियती 9 लाख रुपए बरामद किए गए। मस्कुरा नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी के जरिए चलाया जा रहा था। कमिश्नर पुलिस CV आनंद IPS ने मीडिया को इस सिलसिले में मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। बहुत गहरी तहकीकात करने के बाद ये पता लगा कि होली शॉप एक आईडी है, उसके पीछे एक्चुअल आदमी है नरेंद्र आर्या। ये गोवा में रहने वाला है और 1 साल से ये काम कर रहा है। दूसरा ट्रिमिनेटर फरहान मोहम्मद अंसारी का एक्चुअल नाम है, ये ट्रिमिनेटर आईडी से बेच रहा है। और एक है जम्बाड़ा कार्टेल, उसका जो मुजरिम है अब तक मिला नहीं है हमको और हम उसको जल्द में पकड़ेंगे। ये पूरे देश में इनके कंज्यूमर्स हैं, 450 से लेके 150 कंज्यूमर्स तक एक मेंटेन कर रहे हैं और 30 लाख से लेके 15 लाख तक इनके ट्रांजैक्शन आज तक हुए हैं। तो ये पहली बार है जब नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग वालों ने डार्क वेब के जरिए उसमें कैसे ड्रग्स बेच रहे हैं उसको बस्ट किया है और इतने लोगों को पकड़ लिया गया। नारकोटिक्स जब हमारे वजीर आला ने ये मीटिंग लगाकर हमको बताया, आदेश दिया था KCR साहब कि हैदराबाद शहर या तेलंगाना रियासत में ड्रग्स बेचने और सप्लाई करने का कोई काम धंधा नहीं होना चाहिए। जब से हमने नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग ऑफ हैदराबाद को स्टार्ट किया था, उसके बाद काफ़ी ये 8 महीने में इन्होंने अच्छे रिजल्ट्स हमको दिए हैं। पहले हैदराबाद शहर और आजू बाजू 2 कमिश्नरेट में जो बेचते थे, कंज्यूम करते थे, उनको हमने पकड़ा, लोकल बिजनेसमैन को। उसके बाद लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में, आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट में वाइजैक ऐसे एरिया से जो सप्लाई करते हैं उनको पकड़ लिया गया है। 3rd लेवल पे इंटरस्टेट अक्यूज को पकड़ा गया, नाइजीरियंस को जो मुंबई में ऑपरेट करते थे, बैंगलोर में ऑपरेट करते थे, उनको पकड़ लिया गया है। फिर 4th लेवल पे हमने डिपोर्टेशन शुरू किया, जो ड्रग्स पेडलर्स हैं उनका डिपोर्टेशन शुरू किया और अभी हम 5th लेवल पर पहुंचे हैं जहां डार्क वेब और डीप वेब जो के जरिए जो बेच रहे हैं उनको हमने पकड़ा है। तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। आज तक 58 केसेस एंड 285 अक्यूज्ड को नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग ने पुलिस स्टेशंस में उनको हैंडओवर किया है। खलीजी मुल्क कुवैत को मुलाजिमत की गरज से उम्मीदवारों को स्मगल करने के लिए गैर कानूनी तौर पर फिंगरप्रिंट सर्जरी करवाने में मुलविस अफराद को SOT मलकजगिरी ने घटकेसर पुलिस के इश्तिराक से हिरासत में लिया।
कमिश्नर पुलिस रचकुंडा महेश भागवत IPS ने मीडिया को बताया कि अनुजी गुड़ा से मज़कूर अफराद को हिरासत में लेते हुए इस रैकेट को बेनकाब किया गया है। कमिश्नर पुलिस ने इस सिलसिले में मीडिया को मज़ीद तफसील भी बताई। वीज़ा एक्सपायरी या वीज़ा कंडीशन वायलेट करने के कारण से जिनको कुवैत से वापस भेजा है इंडिया को, ऐसे लोगों के फिंगर टिप्स पे सर्जरी करके वो जो फिंगर टिप्स जो म्यूटिलेट हो जाते वो पीरियड में उनको दोबारा दूसरा एड्रेस देके, दूसरी आइडेंटिटी देके उनका फिर से वीज़ा बना के कुवैत वापस भेजने वाले एक गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है। ये जो गिरोह है इसमें जो उसका मुख्य नायक है गज्जाला कोंडुगारी नागा मुनेश्वर रेड्डी करके, ये ज्योति विलेज सिद्धवटम मंडल YSR कड़प्पा डिस्ट्रिक्ट का है। ये कृष्णा डायग्नोस्टिक तिरुपति में वहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन का काम इसने किया है। इसका साथी जो है सागाबाला वेंकट रमना, ये सुंडुपल्ली विलेज कड़प्पा का है और ये बेसिकली एनेस्थीसिया टेक्नीशियन DBR हॉस्पिटल तिरुपति में काम करता है। ये दोनों मिलके ये जो कुवैत से जो लोग वापस आ रहे हैं, जिनका वीज़ा एक्सपायर हुआ करके जिनको वापस भेजा है और उनको वापस काम के लिए कुवैत जाना है या फिर वीज़ा के टर्म जो वायलेट किए करके वापस भेजा है, ऐसे लोगों को ये लोग कांटेक्ट करके उनके फिंगर टिप्स के ये लोग सर्जरी करते हैं और वो फिंगर टिप्स पे सर्जरी करने के बाद कुछ दिन तक स्टिचेस रहते हैं। स्टिचेस निकलने के बाद कुछ दिन तक सही से फिंगरप्रिंट्स नहीं आते, वो पीरियड में ये लोग अपना आइडेंटिटी चेंज करके दूसरे नाम, दूसरा एड्रेस करके ये लोग दोबारा अपने आइडेंटिटी चेंज करके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और विदेश चले जाते हैं। इस गैंग ने जो है अभी तक हमने 4 लोगों को जो अरेस्ट किया, उसमें ये जो 2 लोग हैं कि जो लोग सर्जरी कर रहे हैं और 2 लोग जो पकड़े गए जिन्होंने ऑलरेडी अपने फिंगरप्रिंट पे सर्जरी की है और वो कुवैत से वापस आए हैं, उनको दोबारा कुवैत जाना, इसलिए ये तरीका उन्होंने अपनाया है। ये जो गैंग है 2 लोगों का जो सर्जरी करते हैं, इन्होंने इससे पहले राजस्थान में 2 लोगों को, केरला में 6 लोगों को और यहाँ आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की उंगली पे इस तरह की सर्जरी करके उनसे 25,000 से ज़्यादा अमाउंट एक आदमी से इन्होंने लिए हैं। और इसमें से अभी तक कौन कौन कुवैत वापस चले गए उसके बारे में अभी हम लोग को इन्वेस्टिगेशन करना उसका बाकी है। ये जो गैंग हमने अरेस्ट की है उनके पास से ये सर्जरी करने का पूरा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पूरे मेडिसिन वगैरह हमें मिले हैं, इनके सेलफोन भी हमें मिले हैं। लोगों को बेसिकली ये जो तरीका है कि गलत तरीके से लोगों को बाहर भेजना, इसे ह्यूमन स्मगलिंग कहते हैं। और इसमें जो आदमी बाहर जाता है वो खुद भी एक्यूज है, वो भी आरोपी है, क्योंकि वो पूरी तरीके से वो खुद ही ये रैकेट का एक हिस्सा बन चुका है। इसलिए हमने अभी जो 2 लोग अरेस्ट किए जिन्होंने सर्जरी करवाई, उनका यही कारण है ह्यूमन स्मगलिंग का। टोटल 4 लोगों का भी हमने हिरासत में लिया है और उनके खिलाफ IPC के सेक्शन 420, 467, 468, 472, 475, 109 IPC रेड विथ 120B IPC और आधार एक्ट 2016 के सेक्शन 40 और सेक्शन 42 के तहत घटकेसर पुलिस स्टेशन में हमने क्राइम नंबर 675 ऑफ 2022 ये मुकदमा यहाँ पे दर्ज किया है। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने सनतनगर में वाक़े सरकारी स्कूल का दौरा किया और वहां दी जाने वाली सहूलतों का जायजा लिया। दूसरी जानिब सदर मजलिस अपने पार्लिमान हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कौमी सतह के मसाइल पर मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इन अहम खबरों के साथ आइए दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने अपने हल्के संभली सनतनगर के सरकारी स्कूल का दौरा करते हुए तलबा से मुलाकात की और ओहदेदारों को कई एक हिदायतें दी।
बादशाह उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत तेलंगाना में शोबे तिब और शोबे तालीम को फ़रोग़ देने के सिलसिले में जो इक़दामात किए हैं वो मुल्क भर में मिसाली हैं। उन्होंने बताया कि जारिया तालीमी साल से सरकारी स्कूलों में अंग्रेज़ी तालीम की भी सहूलत फराहम की गई है। सीनियर सीपीआईएम कायद वीरभद्रैया ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मार्क्स पार्टी की आमिला मीटिंग में इस बात का फैसला किया गया है कि ज़िले नलगुंडे के मंगोड़ असम्बली ज़िमनी इंतखाब में सीपीआईएम टीआरएस उम्मीदवार की तायद करेगी और इस बात का फैसला बीजेपी को कामयाबी से रोकने के लिए लिया गया है। उन्होंने बताया कि ज़िमनी इंतखाब कांग्रेस रुकन असम्बली कोमट राजगोपाल रेड्डी के इस्तीफ़े की वजह से नागुज़ीर हुआ है। वाज़ेह है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने क़ब्ल अज़ी ही टीआरएस की तायद का फ़ैसला किया था। रियासती वज़ीर जी कमलाकर से ज़िले करीमनगर के इलाके किशन नगर के सैकड़ों बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने मुलाकात करते हुए टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जी कमलाकर ने उनका पार्टी में खैर मकदम करते हुए पार्टी का खंडवा पहनाया और कहा कि मुल्क भर में टीआरएस वो वाहिद सियासी जमात है जिसमें पार्टी कारकुनों का ख्याल रखते हुए बीमा पॉलिसी की सहूलत फराहम की जा रही है। उन्होंने बताया कि टीआरएस हुकूमत आवाम दोस्त और मुल्क भर में सबसे ज़्यादा फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाने वाली सियासी जमात है। बीजेपी रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे बिहार और नीतीश कुमार से की जाने वाली मुलाकात पर तबसरा करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को तेलंगाना में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान हलाक होने वालों के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करने के लिए वक्त नहीं है, जबकि वो बिहार की आवाम से अपने ज़ाती मफादात की खातिर झूठी हमदर्दी करने के लिए बिहार रवाना हुए हैं। डॉक्टर लक्ष्मण ने नीतीश कुमार को बैठने के लिए आजिज़ी करने की भी मजम्मत करते हुए कहा कि इससे तेलंगाना की आवाम का विखार मजरूह हुआ है। మళ్ళీ కొత్తగా కేసీఆర్ గారు బీజేపీని నేరుగా ఎదుర్కోలేము, రోజు రోజుకు దేశవ్యాప్తంగానే కాకుండా తెలంగాణలో సైతం కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ బలపడుతూ ఉన్నది. ఎక్కడ ఎన్నికలు జరిగినా గెలిచే దశకు బీజేపీ చేరుకుంటున్నది. కాబట్టి టీఆర్ఎస్ మజ్లిస్తోనే కాకుండా కాంగ్రెస్తో కూడా జత కడుతున్నదనడానికి అనేకమైనటువంటి నిదర్శనాలు. सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सदर ऑल इंडिया कांग्रेस के ओहदे के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है जो जमहूरी उसूलों के मुताबिक है, लेकिन होना तो ये चाहिए था कि गांधी ख़ानदान में से ही एक फ़र्द इस ओहदे पर फायज़ होता, जिसके लिए राहुल गांधी मौजूद शख्सियत हैं। उन्होंने ग़ुलाम नबी आज़ाद और दीगर कायदीन के इस्तीफ़े की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि कांग्रेस ने ग़ुलाम नबी आज़ाद को कई एक ओहदों पर फायज़ किया था। మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పిసిసి డెలిగేట్ కావద్దు సిమ్లా నుంచి అని పట్టుబట్టిండు. నేను అన్నాను అట్లా కుదరదని, నాకు ఒత్తిడి తెచ్చిండు. నేనన్నా అట్లా కాదండి, ఆయన ఆల్ ఇండియా యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నాడు,
ఆఖరు ఆయన సొంత సిమ్లా పుట్టినటువంటి ప్రాంతంలో పిసిసి డెలిగేట్ చేయొద్దనేది దీని తప్పు ఆలోచన. దీనివల్ల పార్టీకి నష్టమవుతుందంటే కూడా లేదు లేదు చెయ్యాలన్నాడు అని ఆఖరుకు నా మీద కోర్టుకెళ్ళి ఆర్డర్ తెచ్చాడు. కోర్టుకెళ్ళి బెయిలీఫ్ తిరుగుతున్నాడు, ఎన్నిక జరగొద్దని చూశాడు. ఆయన బెయిలీఫ్ కు దొరకకుండా రాత్రంతా సిమ్లాలో తిరిగి 4 రాత్రికి పోయి ఎలక్షన్ పెట్టి ఆనంద్ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मदरसों के उमूर में यूपी हुकूमत की मदाखलत नामुनासिब है और ये आर्टिकल 30 की खिलाफ वर्जी है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि आर्टिकल 30 के तहत हमें ये हक़ है कि हम अपने मदरसे क़ायम कर सकते हैं, फिर यूपी हुकूमत क्यों इसमें मदाखलत कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने मदरसों के सर्वे को भी नामुनासिब करार दिया और कहा कि मदरसा बोर्ड की तनख्वाहें 4 साल से अदा नहीं की जा रही हैं क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि मुसलमान नमाज ना पढ़ें और कुरान ना पढ़ें। ये सर्वे नहीं बल्कि छोटा NRC है और हुकूमत मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मदरसों ने ही मुल्क की आज़ादी में अहम रोल अदा किया, लेकिन हुकूमत ने बेशर्मी की हद कर दी है और हुकूमत मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करना चाहती है क्योंकि वो इनसे नफ़रत करती है। वो अगर खुद अपने मदरसे खोलकर चला रहे हैं, जैसे दारुल उलूम देवबंद है, मुबारकपुर में अशरफिया है, ऐसे कई बड़े मदरसे हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट के प्राइवेट मदरसे हैं जिनका ना सरकार से कुछ लेना देना है, ना सरकार उनको कुछ फंडिंग करती है। हाँ, जो मदरसा बोर्ड की तरह रिकग्नाइज है वो सरकार से उसका ताल्लुक है, गवर्नमेंट से। इससे ये क्यों सर्वे क्यों करा रहे आप? मैं अगर मदरसा खोलता हूँ तो अपने इस्लामिक और तरीक़े उनको सिखाने के लिए, इस्लामिक फ़िक़्ह सिखाने के लिए, उनको मौलाना बनाने के लिए, मुफ्ती बनाने के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट से ताल्लुक़ ही नहीं है। और संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूँ, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूँ। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं और आर्टिकल 30 के तहत इसको कायम किया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों सर्वे कर रही है? आपको लेना देना है। अब आप ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए, ऑर्डर जारी कर दीजिए। वही करना चाह रहे आप। ये सर्वे नहीं है बल्कि एक छोटा NRC है। ये रेगुलाइज करेंगे क्या? रेगुलाइज कर नहीं क्यों? क्या रेगुलाइज करेंगे आप? जो मदरसा बोर्ड के तहत उत्तर प्रदेश में वो आपका रिकॉर्ड है। ये मदरसे से, ये जो प्राइवेट मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड से रिकग्नाइज नहीं है, जो आर्टिकल 30 के तहत उनको राइट है, आप क्यों करेंगे सर्वे उनका? आपको क्या राइट है करने का? क्यों करेंगे आप? आप क्यों जानकारी करेंगे आप? क्या आपके सामने मदरसे चल रहे हैं, आप क्यों शक करते हो मदरसों को? आपके दिमाग में बात बैठी हुई है शक करना। आपके कल एक ऑर्डर, आप सर्वे करके बोलेंगे नहीं यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ो मदरसे में, आप कहेंगे नहीं कुरान मत पढ़ो। अरे भाई ऑर्डर जारी कर दो ना, बोल दो, तुम सब बोल दो कि मुसलमान नहीं है। ये करना चाह रहे मकसद आप हैरास करना चाह रहे मुसलमानों को। रिकग्नाइज मदरसे की बात नहीं कर रहा हूं, मदरसा एजुकेशन बोर्ड अलग है, ये प्राइवेट मदरसे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे खोलने का पूरा इख्तियार हासिल है। आप उसमें इंटरफेयर नहीं हो सकते, आपको कोई राइट नहीं सरकार को इंटरफेयर करने का। उसमें आप क्यों करेंगे? क्या पैसे ले रहे, क्या आपसे कुछ ले रहे कर रहे? ये हम मदरसा हमारा है। अब ये छोटा NRC है, मैं तो एंटी नेशनल है। कहाँ एंटी नेशनल है? बताओ कहाँ एंटी नेशनल है? इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हम आज़ादी के 75 साल का अमृत उत्सव मना रहे हैं। जो यही मदरसों ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज आप उनको शक की निगाहों से देख रहे हैं। ये आप खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं, होमेज पेश कर रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जो इन मदरसों से निकलकर भारत को आज़ाद करवाए थे। बेशर्मी की हद हो गई है।
बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि रूस में हम चीन के साथ क्यों फौजी मशक़ें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फ़ौज बैठी हुई है और हमारी 50,000 फ़ौज चीन के ख़िलाफ़ खड़ी हुई है। हुकूमत उन फ़ौजियों को क्या जवाब देगी जो हज़ारों किलोमीटर की बुलंदी पर बैठकर चीन की हिफाजत कर रहे हैं। ये कौन सी फ़ॉरेन पॉलिसी है और ये कैसी हुब्बुल वतनी है। आखिर क्यों मोदी सरकार रशिया में चाइना की आर्मी के साथ हम मिलिट्री एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं भाई? एक क्या 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 तमाशा हो रहा है ये? लद्दाख में 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज बैठी हुई है और फिर हमारे ग्रेजिंग राइट्स में उस 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। हम अपने जानवर को ले जाकर वहाँ पर ग्रेजिंग नहीं कर सकते। 50,000 के करीब फौज हमारी चीन की फौज के खिलाफ खड़ी भी है। आप उनके साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं कि चीन से रिलेशनशिप नॉर्मल नहीं होंगे जब तक कि वो बॉर्डर का इशू हल नहीं करेंगे। हम क्या जवाब देंगे उन सिपाहियों को, फौज को, जो हज़ारों फीट के ऊपर ठहरकर भारत की ज़मीन से चीन जो हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है उनसे आंख में आंख डाल रहे हैं? ये कौन सी देशभक्ति है? ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है कि चीन की फौज के साथ आप मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे? क्या मजाक बना के रखा है मोदी सरकार ने हमारी देश की आर्मी का, हमारी देश की सुरक्षा का, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, भारत की सॉवरेनिटी का। ममता बनर्जी की जानिब से आरएसएस से मुतालिक रिमार्क्स पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इससे पहले आरएसएस ने ममता बनर्जी को दुर्गा कहा था और अब ममता बनर्जी ये कहती हैं कि आरएसएस में अच्छे लोग हैं। कब तक ममता बनर्जी मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकती रहेंगी। उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल किया कि क्या आरएसएस और बीजेपी अलग अलग हैं। हाँ, 2003 में उन्होंने उनको पेट्रियट कहा था और आरएसएस ने उनको दुर्गा कहा था और जब चुनाव आ गए तो फिर शुरू हो गई सेकुलरिज्म। अब कह रही हैं कि आरएसएस में अच्छे लोग हैं। हम ममता बनर्जी को बोलना चाह रहे हैं कि कब तक आप भारत के और बंगाल के मुसलमानों की आंखों में धूल झोंकेंगी? आप आरएसएस का जो मेंबर होता है, जो सुबह में ओथ लेता है, वो ममता बनर्जी पढ़ के सुनाए। हाँ, ये अलग बात है कि जनियो दारू एक हो रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, मगर ये क्या बात है? आरएसएस को आप तारीफ कर रहे हैं और फिर मुसलमानों को बोलते हैं कि भाजपा को रोकने वोट दो। कि आरएसएस भाजपा में फर्क है कोई? ये अब जो टीएमसी में जो मुसलमान चेहरे हैं, जो टीएमसी में जो लोग हमको उंगलियां उठाते थे, अब बोलो क्या बोलना है उस बारे में? तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की नीतीश कुमार से मुलाकात पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि 2 वज़ीर आला के दरमियान मुलाकात हुई थी, इस बारे में तो वही बता सकते हैं। मैं ना मुख्यमंत्री हूँ ना संतरी हूँ। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का सिपाही हूँ और बैठ के सब देख रहा हूँ। अब वो नीतीश कुमार साहब बता पाएंगे। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है जो वहाँ पर मेहमान है, आप खड़े हो गए तो मेरे को नहीं मालूम। मैं कैसा बोलूं भाई इन बातों पर? नहीं, देखिए, हम तो आपके सामने बैठे ना, उठे तो नहीं हम। हम कैसा बताएंगे? हम क्या बोल पाएंगे? वो दोनों मुख्यमंत्री बता पाएंगे। आप हमारे केसीआर साहब से पूछिए, जब आएंगे उनसे मिलके पूछिए, आप वो बताएंगे आपको। मैं कैसे कमेंट करूं? बैंक स्ट्रीट कोठी पर वाक़ एक स्पोर्ट्स अशिया की शॉप में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तीसरी मंजिल पर वाक़ शॉप में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से आग भड़क उठी और शॉप में रखी स्पोर्ट्स अशिया जलकर खाकस्तर हो गई। आतिश फ़िरो अमले और मुकामी अफराद ने इस आग में फंसे 4 अफराद को सलामती के साथ बचा लिया। इत्तला मिलते ही मुतालिका पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। ఇంకా అప్లై కొట్టేసి అలాగే కొట్టేసి ఇక ఇక్కడ
गुड्डीबौली रैन बाज़ार में पेश आए एक वाक़े में 35 साला नौजवान की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक 35 साला मोहम्मद खलील की नाश उनके मकान में मुश्तबा हालत में पाई गई, जबकि मुतौफ़ी के घर वाले शुबा कर रहे हैं कि ये ख़ुदकुशी का वाक़या नहीं बल्कि किसी ने उसे मार कर लटका दिया है। पुलिस ने मुश्तबा मौत का एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। नाश को बादस पोस्टमार्टम वरसा के हवाले किया गया, जबकि मुतौफ़ी पेशे से वीडियोग्राफ़र बताया गया है। भाई आज हमारे भतीजा खलील मोहम्मद खलील नाम है इनका, मेरा भतीजा होना ये सुसाइड कर दिया सो, फांसी दे दिया सो इनको सर, अपने खुद ही से नहीं लिए सो है। 2-3 महीने पहले भी फैमिली टेंशन में उनके ससुराल वाले बोले हुए साली सास कि इनको जान से मार देते हम बोल के, तो आज वही काम हुआ सो। आज हुआ क्या भाई? फांसी ले लिए बोल के बोल रहे हैं। 6 बजे का टाइम पे कैसा हम लोग भी नहीं थे, जॉब पे थे, फोन करे बताए अभी आज बच्चा फांसी ले लिया। दूसरे जने बोले उनको, वो घर वाले आजू बाजू वाले फोन करके बोले सो है कि 1 घंटा पहले फांसी ले लिया बोल के। क्या कुछ टेंशन थी? फांसी ले लिया बोल के पड़ोस वाले बोले सो है, घर वाले भी नहीं बोले उनको पहले। 1 घंटा हुआ बोल के फांसी नहीं ले सकते, क्योंकि इससे पहले भी फैमिली टेंशनों में जब भी उनको धमकी दिए थे, अच्छा इनको मार देते बोल के, इनके सालियाँ सास बोल के इनके, जब इससे पहले भी लड़के को गालम गलौजी करके बोले हुए सर फोड़ दिए थे, इससे पहले भी उनका टाके लग गए थे हमको। किशनबाग के इलाके में एक जंगली बिल्ली देखी गई, जिसके बाद मुकामी अफराद ने मुतल्लिक़ा कॉरपोरेटर को इसकी इत्तला दी। फौरी तौर पर ज़ू पार्क से वाबस्ता महकमे जंगलात के अहदेदारों ने जाल बिछाते हुए इस कैविट कैट को पकड़ा और ज़ू पार्क मुंतकिल किया। इस वाक़े की इत्तला बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन को भी दी गई। चल पेटी राइट आना। రైతు బంధు समिति चेयरमैन टीआरएस रुकन काउंसिल डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि सारा मुल्क उम्मीद की नज़रों से वज़ीर-ए-आला तेलंगाना केसीआर की तरफ देख रहा है और यह तासुर दे रहा है कि कौमी सियासत में केसीआर अहम तब्दीली लाएंगे। टीआरएस भवन में पी राजेश्वर रेड्डी के अलावा रुकन काउंसिल राजेश्वर राव और जनार्दन रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। डॉक्टर पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि किसानों की भलाई के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत और केसीआर की जानिब से किए गए इक़दामात मिसाली हैं और इन इक़दामात की मुख्तलिफ रियासतों के किसान कायदीन ने भी सिताइश की है। రాజకీయ పార్టీలన్నింటినీ ఏకం చేసి పార్లమెంట్లో కొట్లాడి తెలంగాణ తెచ్చిండో దానికి నేను సజీవ సాక్ష్యం, నేను కూడా మద్దతుగా ఉన్నానని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. అటువంటి యోధుడు కేసీఆర్ గారు ఇవాళ అతి తక్కువ సమయంలో మేం చేయలేని పని మిషన్ భగీరథ ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో పారుతున్న కృష్ణా గోదావరి జిల్లాల నుంచి వెళ్ళి ప్రతి ఇంటికి శుద్ధమైన నీరుని ఇవ్వడం కూడా చాలా గొప్ప విషయం. ఆ విధంగా ఇచ్చిన పద్ధతిని మాకు నచ్చి మా అధికారులను తెలంగాణకు పంపించి మా యొక్క గంగా జలాన్ని మొత్తం కూడా బీహార్లోని ప్రతి ఇంటికి పంపించే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. దానికి మీ యొక్క ప్రభుత్వం చేసిన విధానాలు, మీ యొక్క అధికారులు ఇచ్చిన సహకారం, మా వాళ్ళందరూ కూడా ట్రైన్ అయిపోయినరు. మీ దగ్గరికి వచ్చి మేమందరం కూడా ఇలా బ్రహ్మాండంగా ఆ కార్యక్రమం కూడా మేము చేస్తున్నామని చెప్పి మెచ్చుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఇవాళ అతి తక్కువ సమయంలో దేశంలోనే అద్భుత కార్యక్రమాలు చేస్తున్న కేసీఆర్ గారిని మెచ్చుకుంటూ डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद कासिम ने अक़लियती उम्मीदवारों को यूपीएससी कोचिंग दिए जाने के सिलसिले में तवारीख का ऐलान किया है।
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यूपीएससी कोचिंग के लिए दाखिलों की गरज से एक एंट्रेंस टेस्ट 18 सितंबर को मुनक़्क़िद किया जाएगा और इस एंट्रेंस के लिए दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 7 सितंबर होगी। उन्होंने बताया कि तमाम ग्रेजुएट उम्मीदवार इस एंट्रेंस और यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान की कोचिंग के लिए अहल हैं। और बताया कि हर साल हुकूमत अक़लियती बहबूद इदारे की जानिब से 100 उम्मीदवारों को कोचिंग फराहम की जाती है। इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया को मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। मैं डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद कासिम हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के। ये यूपीएससी माइनॉरिटी बच्चों को सीसैट के बारे में एक डेट एक्सटेंशन हुआ, उसका इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ये सीसैट का एग्ज़ाम ये है, माइनॉरिटी ग्रेजुएट बच्चों को आईएएस एग्ज़ाम लिखाने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए सेलेक्ट करते हैं। माइनॉरिटी स्टडी सर्किल का ज़रिया 100 बच्चों को चुन के वो 100 बच्चों को रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में कोचिंग दिलाते। तो माइनॉरिटी स्टडी सर्किल उसका जो है पेमेंट पूरा का पूरा पेमेंट कर देती। उसके लिए 100 बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए सीसैट एग्ज़ाम 18 तारीख को रखते, 18 सितंबर को। उसके लास्ट डेट है 7 सितंबर है, 7 तारीख। 7 तारीख का अंदर वो रजिस्ट्रेशन करवाया, तेलंगाना टेमरिस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करवाए तो हॉल टिकट मिल जाती। वो हॉल टिकट से एग्ज़ाम 18 तारीख को लिखना है। एग्ज़ाम लिखने के बाद जो सेलेक्ट हुए उसमें 100 बच्चों को पास हुए, सो 100 बच्चों को फ्री से पूरा 1 लाख से ज़्यादा फीस बन के एसी रेड्डी का जैसा, आरसी रेड्डी का जैसा इंस्टीट्यूशन में रिप्यूटेड आईएएस कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग दिलवाते। ये बेहतरीन मौका है, अपॉर्चुनिटी है। जो ग्रेजुएट्स ग्रुप्स लिख रहे उन लोग पूरा अप्लाई करें। माइनॉरिटीज़ में कम से कम एक 10 से 15 आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ये मौका है, ये मौका इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया। ज़ेवरात और जवाहरात की दुनिया में आलमी सतह पर मकबूल नाम मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का शोरूम पुराने शहर के इलाके शाहली बंडा में भी शुरू किया गया है। शोरूम में नित नए डिज़ाइन के ज़ेवरात मौजूद हैं। शोरूम मैनेजर के मुताबिक शहरियान की पसंद के हिसाब से यहाँ डिज़ाइनरी ज्वेलरी रखी गई है। वाज़ेह है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अलावा खलीजी ममालिक और दुनिया के दीगर ममालिक में मालाबार गोल्ड एक जाना माना नाम है जो मुख्तलिफ किस्म की गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी पेश करता आया है। मालाबार गोल्ड रियासत केरला का ग्रुप है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर काफ़ी नाम रखता है। यही बोल रहा हूँ प्रॉपर सीरीज नॉट इम्पोर्टेंट यस रेडी Good news for the old city people. Now we are going to launch Malabar Gold and Diamonds in Shalibanda, Charminar. So we have a large number of varieties of designs
for the bridal, for children. We have diamonds and people from all over the world. Malabar is so famous. From past 15 years, we are the customers of Malabar. So please do visit Malabar Gold and Diamonds, Shalibanda, Charminar. मेहदीपट्टनम रेती बावली सड़क पिलर नंबर 37 के करीब 4 शुम्बे की रात पेश आए एक सड़क हादसे में एक्टिवा पर सवार एक जोड़े के अलावा उनका 1 साला लड़का जख्मी हुआ। जख्मियों को बगैर इलाज करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मारुति डिज़ायर कार ने आखिरी हिस्से से एक्टिवा को टक्कर दी, जिसके दौरान यह हादसा पेश आया। आसिफ नगर पुलिस ने इत्तला मिलते ही इस हादसे के सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। नाम सैयद रजीउद्दीन शोएब है। मैं मेरी फैमिली के साथ टोली चौकी जा रहा था। पिलर नंबर 37 का ने पीछे से एक कार वाला आके मार दिया और मेरे को यहाँ मार पड़ा और मेरी वाइफ को भी मार पड़ा सीरियस है और मेरा छोटे बच्चे को भी मार पड़ा। अभी उन्हें ही लेके आया दवाखाने में और हमारे ऊपर ही केस डाल दे रहा उन्हें कि हम ही स्नैच करे, ये उसके मार के स्नैचिंग करके लेके आए बोल के गाड़ी के सामने आए बोल रहा। कहाँ पर हुआ ये पिलर नंबर 37 का नहीं हुआ सर। कहाँ पर? मेहदीपट्टनम पिलर नंबर 37 रिंग रोड की तरफ से। हाँ हाँ, उधर साइड हुआ। आप कौन सी गाड़ी पे थे? मैं एक्टिवा पे था सर। एक्टिवा फौजी पे सीधा जा रहा था मैं। पीछे से लाके मार दिया, ऊपर से हम ही गिरे बोल रहा उन्हें। ड्राइवर कौन हो? हेलो, नहीं मालूम ड्राइवर था, मेरे को तो होश भी नहीं था। मैं गाड़ी में डाल के बाद जब बच्चे था मैं मेरी बीवी को देख रहा था, मार पड़ा बीवी को। अभी तक खून जा रहा सर हॉस्पिटल में, वॉमिटिंग आ रही, चक्कर आ रही बेचारी मेरी बीवी को। बस बच्चे को भी मार पड़ा, छोटा बच्चा है 1 साल का छोटा मासूम, उसको भी मार पड़ा। मैं आसिफ नगर PS को गया, कंप्लेन लिखा के आया सर। अभी मेरे को इंसाफ चाहिए सर। आप कहाँ रहते? आपका नाम? मैं मुरादनगर में रहता हूँ सर। आपका नाम? छोटी मस्जिद सैयद रजीउद्दीन शोएब है सर मेरा नाम। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर के सरकारी स्कूल का किया दौरा। अंग्रेजी तालीम की सहूलत के बारे में हासिल की तफसीलात। मदारिस के उमूर में उत्तर प्रदेश हुकूमत की मदाखिलत नामुनासिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कौमी सतह के मसाइल पर की मीडिया कॉन्फ्रेंस। रियासत की मुतासरा खवातीन से मुलाकात का वज़ीर आला KCR के पास वक्त नहीं, लेकिन बिहार के दौरे के लिए वक्त है। बीजेपी रुकन राज्यसभा ने वज़ीर आला KCR पर की तनकीद। ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स बेनकाब, ड्रग पेडलर्स और सार्फिन ज़ेर हिरासत। 9 लाख रुपये मालियती अशिया जब्त। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।